आइए, आज हम लोग बायो सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन को ही आगे बढ़ाएँगे क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर मैं बात करूँ पिछले लेक्चर में हम लोग 3 लेक्चर कर चुके हैं। 3 लेक्चर में हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है और फिर इफ़ेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट जिसको ऑर्स्टेड का एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट भी हम लोग बोलते हैं, तो उसको भी हम लोगों ने कवर कर चुका था। उसके बाद बायो सावर्ट लॉ को भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बायो सावर्ट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया था बाय यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट। जो 11th क्लास का टॉपिक था क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड करना सीख लिया था। और आज के लेक्चर में हम लोग और पिछले कल के लेक्चर की अगर मैं बातें करूं तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड बायो सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका डायरेक्शन और मैं बायो सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन पढ़ लिया था, जिसमें फर्स्ट हम लोगों का था कोई भी सर्कुलर लूप है, वृत्ताकार लूप है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। ये फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोगों ने कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि बातें करेंगे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये हम लोगों का क्या है, ये सेकेंड एप्लीकेशन है। कौन सा एप्लीकेशन है? सेकेंड नंबर एप्लीकेशन है जो बायो सेवर्ट लॉ है। बायो सेवर्ट का नियम जो है उसका सेकेंड एप्लीकेशन है, दूसरा उपयोग है। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो लिखा हुआ है आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर सर्कुलर लूप एट एक्सियल पॉइंट फ्रॉम सेंटर, यानी कि कोई भी वृत्ताकार लूप के केंद्र से उसके अक्ष के किसी बिंदु पर, उसके अक्षीय पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। और इसको कैसे हम लोग डिराइव करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे आज देखते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं, हम लोग एक काम करते हैं कि मैं एक शेप लेता हूँ, ध्यान से देखेंगे कि ये हम लोग ले रहे हैं क्या, ध्यान से आप देखते चलिएगा कि क्या कर रहे हैं। यहाँ पर एक सर्कुलर लूप हमने ले लिया, क्या ले लिया, एक सर्कुलर लूप ले लिया। अब ये सर्कुलर लूप हमने लिया, फिर काम क्या करेंगे, सर्कुलर लूप तो ले लिया, फिर हम लोग अब देखेंगे सर्कुलर लूप के बाद यहाँ पर अब देखिए ये जो सर्कुलर लूप है, यहाँ से इसके सेंटर से, इस सर्कुलर लूप के सेंटर से मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ, और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कैसे। ये हम लोग काम क्या कर रहे हैं, यहाँ से सर्कुलर लूप से मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पर फाइंड करना है, इसी पॉइंट पर फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक रेडियस भी ले रहा हूँ, रेडियस जो ले रहा हूँ, तो रेडियस के लिए मैं क्या ले लूँ, रेडियस के लिए ये देखेंगे, रेडियस जो ले रहा हूँ इसका जो रेडियस है, ये रेडियस है। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर मैं ले रहा हूँ, ये पॉइंट का नाम दे देता हूँ क्या, पी। कोई भी पॉइंट क्या है, पी मैं दे दे रहा हूँ। यहाँ पर दे देंगे क्या है, ये पी है। पी है तो पी है तो ध्यान से देखेंगे, अब देखिए ये पॉइंट पी हो गया और ये है हम लोगों का रेडियस है। क्या है ये, रेडियस है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। और यहाँ से देखते हैं, यहाँ सेंटर से समझिए क्या है, सी है। इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है, सेंटर से जो डिस्टेंस है, ये हम लोगों का डिस्टेंस ए मानेंगे। क्या मान लेते हैं, इसका जो डिस्टेंस है ए है। देखिए ये कैसे है, आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, सर्कुलर लूप का मीनिंग है कि बिल्कुल ऐसे ऐसे है सर्कुलर लूप। कैसे है, ऐसे सर्कुलर लूप है, समझेंगे ऐसे। और इसका सेंटर ऐसे है, हम लोगों का एक सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप के सेंटर से इसके एक्सियल पॉइंट पर देखेंगे, यहाँ जो है, यहाँ इस सर्कुलर लूप के बिल्कुल सेंटर से और इसके बिल्कुल सीधा एक्सियल पॉइंट पर, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा, तो एक्सियल पॉइंट पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब देखेंगे कि यहाँ ये जो एक्सियल पॉइंट जो है, एक्सियल पॉइंट पी से लेकर और ये सर्कुलर लूप के सेंटर सी के बीच का जो डिस्टेंस है, ए है। फिर हम लोग ये जो रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप का जो रेडियस है, ये आर हम लोगों ने ले लिया। अब देखेंगे कि ये क्या बन रहा है, एक पाइथागोरस थ्योरम ही तो है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा क्या, ये हम लोगों का एक ट्रेंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये हम लोगों का जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट
अंडर रूट क्या होगा, आर स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या। और सेम चीज ये भी होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही आएगा। अब हम लोग काम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब ऐसा ही सर्कुलर लूप है, इधर से ही मैं देख रहा हूँ कि ये जो सर्कुलर लूप है कैसे है, ऐसे है बिल्कुल। यहाँ पर एक चीज काम कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर इसमें करेंट का फ्लो कराते हैं, करेंट भी फ्लो मैं करा रहा हूँ। करेंट का फ्लो आप समझिए, करेंट का फ्लो हो रहा है ऐसे, ऐसे करेंट का इसमें फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पर एक और काम कर रहे हैं, ये समझिए। ओहो, यहाँ पर आप समझेंगे कि आप ये समझेंगे इसमें क्या सप्लाई हो रही है। इसमें बिल्कुल हम लोगों का जो सप्लाई हो रही है, करेंट का सप्लाई हो रही है, किधर गया, चलिए इसमें करंट का सप्लाई हो रही है, ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम लोग काम क्या करने वाले हैं। अब देखिए ये हम लोगों का डायग्राम हो गया। अब डायग्राम में आप एक चीजें ध्यान देखेंगे कि यहाँ पर है, यहाँ पर बिल्कुल मैं एक काम करूँ परपेंडिकुलर, एक मैं काम करता हूँ बिल्कुल, क्या ले रहा हूँ, ये समझेंगे कि यहाँ पर हम लोग ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से देखेंगे, इधर मैं ले रहा हूँ एक, ये समझिएगा ध्यान से कि यहाँ इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये जो है बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर इधर ले लिया मैंने। फिर मैं काम क्या कर रहा हूँ, इसके परपेंडिकुलर, अगर इधर भी ले सकता हूँ क्या, मैं इधर ले लिया। फिर देखेंगे कि इसके परपेंडिकुलर लेना है, इसके परपेंडिकुलर, ये लाइन के परपेंडिकुलर मुझे लेना है, तो एक ऐसे लूंगा क्या। और एक काम करेंगे कि बिल्कुल हम क्या काम करेंगे, यहाँ से, अब ये समझेंगे इसके परपेंडिकुलर लेना है, तो इसके परपेंडिकुलर, चलिए ये ले लिया। बिल्कुल अब यहाँ पर थोड़ी सी कंसेप्ट है, आप ध्यान से देखेंगे कि थोड़ी सी जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट में काम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट पर जो काम करेंगे, अब देखेंगे कि इसको मैं मान ले रहा हूँ क्या है, अल्फा। देखिए डायग्राम में ही थोड़ा सा माइंड में सेट करना है कि ये जो है हम लोगों का अल्फा है, क्या है, ये अल्फा है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या काम करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे ए वाला एंगल इसके परपेंडिकुलर ए है और इसके परपेंडिकुलर ए है। यहाँ फिर से ध्यान से देखिए, इसके परपेंडिकुलर ये है और इसके परपेंडिकुलर ये है। इसका मीनिंग है ए वाला इसके परपेंडिकुलर, तो ए वाला एंगल को देखेंगे ध्यान से, फिर इसके परपेंडिकुलर ये है, ए वाला एंगल को ही देखना है, यानी कि कॉमन एंगल है। अगर कॉमन एंगल है तो इसका मीनिंग है ए वाला जो अल्फा होगा, तो ए वाला भी क्या होगा, अल्फा हो जाएगा। ए वाला क्या हो जाएगा, ये भी हम लोगों का अल्फा होगा। सेम काम देखेंगे इसमें, अगर देखते हैं इसके परपेंडिकुलर ए है और इसके परपेंडिकुलर ए है, तो ए वाला क्या है, कॉमन है, ये कॉमन है, तो ये वाला भी क्या होगा, अल्फा हो जाएगा। ये वाला भी एंगल अल्फा, कोई दिक्कत। अब यहाँ तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये जो कंपोनेंट होगा, ये हम लोगों का यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये डीबी है, और यहाँ पर देखेंगे ये कंपोनेंट जो होगा ये डीबी कॉस थीटा, ये हो जाएगा हम लोगों का डीबी कॉस थीटा, यहाँ जो होगा डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा। चलिए यहाँ पर देखेंगे क्या है हम लोगों का डीबी साइन थीटा, ये जो कंपोनेंट है हम लोगों का डीबी साइन थीटा। आपके माइंड में चल रहा होगा कि कैसे साइन थीटा होगा और ये कैसे कॉस थीटा होगा। तो आप माइंड में रखेंगे कि ये जो है बिल्कुल ये हम लोगों का क्या है, इसके बिल्कुल ये जो है ये सेंटर है, इसके
परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर है ऐसे है, ये कैसे समझेंगे, बिल्कुल हम लोगों का ऐसे है, बिल्कुल खड़ा है, तो ये जो है बिल्कुल ऐसे है, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये समझेंगे, ये बिल्कुल ऐसे है, तो इसका मीनिंग है कि डीबी साइन थीटा उतना दिमाग में नहीं लगाना है, आप माइंड में रखेंगे, थोड़ी सी माइंड में आप रखेंगे कि ये जो है डायग्राम को आप माइंड में सेट कर लेंगे, एक दो बार आप बनाएंगे, आपको याद हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा समझाने का ट्राई करूंगा तो फिर ये भी आप समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए अब देखिए, ये हम लोगों का डायग्राम है। अब जो डायग्राम हम लोगों ने बनाया इसी को हम लोग कंसिडरेशन में लिख देंगे। कंसिडरेशन में क्या लिखेंगे कि माना कि एक सर्कुलर लोब जिसकी रेडियस r है तथा इस लोब के सेंटर से उसके एक्सियल पॉइंट P के बीच के दूरी a है तथा यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये जो डिस्टेंस है ये क्या है हम लोगों का, ये जो डिस्टेंस है ये dl है, ये क्या है हम लोगों का, dl है, ये जो है dl डिस्टेंस है। यहाँ पर क्या समझेंगे, ये जो है dl समझिए, इतना जो डिस्टेंस है हम लोगों का, ये जो है ये बिल्कुल छोटा सा डिस्टेंस dl है, क्या है ये, dl समझेंगे। चलिए अब ये dl डिस्टेंस है जिसका, हाँ इतना तक लिख लेंगे। अब चलिए लिखते हैं, तो मुझे फाइंड करना है, तो मुझे ज्ञात करना है कि या निर्धारित करना है कि बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र कितनी होगी। आइए लिखते हैं, अब इसका कंसिडरेशन मैं लिख रहा हूँ, कंसिडरेशन लिखना है तो देखेंगे, लेटस टेक माना कि एक सर्कुलर, लेटस टेक अ सर्कुलर loop which radius r and distance from center and distance from center to axial point P, axial point P is a, ये हम लोगों का क्या है, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस है, इतना ही माइंड में रखना है। फिर लिखेंगे dl, इधर लिख देता हूं मैं, dl is shortest distance at circular loop. Then we have to find magnetic field at axial point P। अब देखिए ज़्यादा कुछ कंसिडरेशन मुझे लिखना नहीं है, लेकिन फिर भी इतना मैंने लिख दिया काफ़ी है। आप अपने तरीका से भी लिख सकते हैं, आप ट्राई करेंगे कि आप अपने तरीका से लिखेंगे तो उतना ही ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैं जो लिखा इससे भी आप बेटर लिख सकते हैं, बट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपको लिखना कैसे है। आप एक बार हिंदी में आप देख लेंगे कि माना कि एक सर्कुलर लोब जिसकी त्रिज्या r है तथा इस लूप के सेंटर और इसके एक्सियल पॉइंट, इसके अक्षीय बिंदु P के बीच का दूरी a है, तो तथा इस सर्कुलर लूप पर एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक सूक्ष्मतम दूरी dl है, तो मुझे इस अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निर्धारित करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए मैं काम क्या करूंगा,
सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो सॉल्व करने के लिए मैं काम क्या करूँगा, यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगा। तो ध्यान से देखेंगे कि मुझे काम क्या करना है। तो आप देखेंगे अब यहाँ से बायो सावर्ट लॉ का कैसे यूज करता हूँ। बाय यूजिंग या अकॉर्डिंग टू लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू, देखिए फिजिक्स है, थोड़ा सा डेरिवेशन आएगा, डरेंगे नहीं। अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट लॉ। अब बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पढ़े हैं, बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पढ़े हैं कि बायो सावर्ट लॉ का अगर यूज करते हैं तो बायो सावर्ट लॉ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे थे। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने फाइंड किया। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या फाइंड किया था बायो सावर्ट लॉ का अगर मैं बातें करूं तो हम लोगों ने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, हम लोगों ने ये फाइंड किया था बायो सावर्ट लॉ से। ये हम लोगों ने बायो सावर्ट लॉ से ये फाइंड किया हुआ था। तो ये बायो सावर्ट लॉ माइंड में रखेंगे। अब हम लोग काम क्या करेंगे, यहाँ यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं लिखना। तो देखेंगे यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पर मुझे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। अब देखिए एक्सियल पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो डी बी इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, डी बी इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे यहाँ लिखूंगा डी बी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मुझे फाइंड करना है। तो डी बी इज इक्वल्स टू मैं लिख दूंगा यहाँ देखिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। तो यहाँ मैं लिखूंगा क्या, बी इज इक्वल्स टू, बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन अल्फा। अब देखिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए इस पॉइंट पर फाइंड करना है। तो ये जो अल्फा दिख रहा है ये अल्फा है, तो ये भी क्या होगा, ये भी तो अल्फा ही होगा ना, ये भी अल्फा ही होगा। तो यहाँ b इज इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा, डी बी साइन अल्फा, डी बी साइन अल्फा, एंगल अल्फा के लिए डी बी साइन अल्फा मैं फाइंड करूंगा। अब देखिएगा यहाँ पर कि मैं काम क्या करता हूँ, देखेंगे आप ध्यान से, यहाँ मैंने लिखा कि डी बी इज इक्वल्स टू, सॉरी b इज इक्वल्स टू डी बी साइन अल्फा, इसका इंटीग्रेशन मैं कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, डी बी इज इक्वल्स टू हम लोग क्या पढ़े थे बताइए, यहाँ डी बी इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ फाइंड किया है क्या, बायो सावर्ट लॉ का यूज करके। तो बायो सावर्ट लॉ का यूज मैंने किया है। तो देखेंगे यहाँ डी बी इज इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा है तो साइन अल्फा। यहाँ तक लिख दूंगा, कोई दिक्कत किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये हम लोगों का यूज करके क्या लिखे हम लोग, क्या फाइंड किए, यहाँ तक फाइंड किया। अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पहले साइन थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन थीटा, क्योंकि थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू हम लोगों का 90 डिग्री होगा। तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ, थीटा इज इक्वल टू इफ क्या, थीटा इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हम लोगों का आएगा एक्सियल पॉइंट पर। तो देखिए यहाँ क्या आएगा हम लोगों का, बीटा इज इक्वल्स टू, पहले कांस्टेंट बाहर कीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख दूँ साइन अल्फा। अभी रखिए इंटीग्रेशन रखिए। अब देखिए यहाँ साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 का वैल्यू आपका, साइन 90 का जो वैल्यू है 1 होता है।
अब यहाँ से मेरा क्या वैल्यू आएगा, बाहर कीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन 90 का वैल्यू यहीं रह जाएगा, नीचे में क्या आएगा आर स्क्वायर, उसके बाद अल्फा है तो अल्फा भी बाहर आएगा, साइन अल्फा, बचेगा क्या डीएल। अब डीएल का इंटीग्रेशन करना है, यहाँ डीएल का इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन करेंगे डीएल का, तो डीएल का इंटीग्रेशन आप माइंड में रखेंगे, आप माइंड में रखेंगे कि यहाँ जो डीएल का इंटीग्रेशन करते हैं तो एक बिल्कुल ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, छोटा सा पॉइंट है, बट ये हर एक पॉइंट पर अगर ऐसे घूमते हुए पूरे पॉइंट पर मैं निकालूं तो इसका मीनिंग क्या होगा कि पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, ये जो सर्कल है इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा, सरकमफ्रेंस मीन्स परिधि। तो इसका मीनिंग है हर एक पॉइंट पर अगर एक चक्कर लगाएंगे तो इसका परिधि क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। तो अब देखिए यहाँ 2 पाई आर काम करेंगे हम लोग, काम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर साइन अल्फा इंटू 2 पाई आर। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, पाई से पाई कैंसिल आउट और यहाँ आर से 1 आर कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आया ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर मेरा जो वैल्यू आया, यहाँ पर जो मेरा वैल्यू आया क्या आ रहा है, बीटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन यहाँ क्या आएगा 2 आएगा क्या, तो बताइए 2 आर आई साइन अल्फा। अब ध्यान से देखेंगे, अब देखिएगा यहाँ काम क्या करेंगे, यहाँ बीटा इज इक्वल्स टू मेरा क्या निकल गया, बीटा इज इक्वल्स टू फाइन हम लोग का क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर साइन अल्फा। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ बिल्कुल ही माइंड को कंसंट्रेट करके, यहाँ आर का वैल्यू, यहाँ आर का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो काम क्या करूँगा, आर का मीनिंग है ये जो आर है ये डिस्टेंस ही तो है, याद कीजिए बायो-सेवर्ट लॉ का, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि बीटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये बोलेंगे कहाँ से ये सर लिख दिए, इंटू यहाँ हो गया साइन अल्फा। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर थोड़ी सी मैं बातें कर रहा हूँ इसमें आएंगे, ये जो देखेंगे, ये जो देखिए ये जो हम लोगों का डिस्टेंस है डीएल से जो डिस्टेंस निकाला जा रहा है, ये जो डीएल से डिस्टेंस है, यहीं तो हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करते थे, तो यहीं तो आर होता था, ये वाला जो पॉइंट है सेंटर से नहीं लेते थे हम लोग, यहाँ से जो डीएल पॉइंट से जो लेते थे, जैसे याद कीजिए आप बायो-सेवर्ट लॉ में ऐसे लेते थे क्या, यहाँ पर डीएल है, ये छोटा सा डिस्टेंस है और यहाँ से ऐसे ये पॉइंट पी है तो यहीं आर होता था ना, तो ये आ रहा है तो डीएल पॉइंट कहाँ लिए हम लोग, डीएल जो डिस्टेंस है यहाँ पर है, तो यहाँ से लेकर पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस होगा वही तो आर है। अब ये नहीं समझ लेंगे ये वाला आर नहीं है, ये वाला आर है टोटल इसके बीच का डिस्टेंस, ये वाला आर है हम लोगों का बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करके। तो चलिए स्टार्ट हम करते हैं हम लोग इसको, तो ये आप समझेंगे, तो यहाँ से हम लोगों का क्या आया, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर आप क्या काम करेंगे, वहीं से हम लोगों का ये आर आया, लेकिन एक बात और देखेंगे कि इसमें एक चीज और देखेंगे हम लोग, एक चीज और देखेंगे, यहाँ साइन अल्फा था, साइन अल्फा का वैल्यू भी फाइंड करना था, साइन अल्फा, ये जो एंगल है अल्फा है इसके लिए ये क्या बन रहा है बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो साइन अल्फा इक्वल टू आप याद कीजिए कि साइन अल्फा इक्वल टू अगर ट्रिगो पढ़े होंगे तो साइन थीटा इक्वल टू या साइन अल्फा इक्वल टू आप क्या पढ़ते थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का मीनिंग क्या है, परपेंडिकुलर तो ए है और हाइपोटेनस ये है, परपेंडिकुलर ए और हाइपोटेनस ये, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ए वाला परपेंडिकुलर और ए वाला हाइपोटेनस,
तो इसका मीनिंग क्या है, आर वाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा क्या, बताइए। अब ये होगा तो ये हम लोगों को खत्म करते हैं और आते हैं अपने पॉइंट पर। तो इस पे आते हैं। अब देखेंगे इस पर आने के लिए मैं साइन अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे। अगर साइन अल्फा का वैल्यू मैं पुट करूंगा तो क्या आएगा हम लोगों का, म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू, अच्छा इधर से स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ से करेंगे तो ये रूट हटेगा क्या, स्क्वायर है, स्क्वायर अगर किसी भी अंडर रूट के अंदर रहता है उसको स्क्वायरिंग करते हैं तो वहाँ से स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाता है, हट जाता है। तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा क्या यहाँ। और यहाँ देखिए साइन अल्फा का वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे। अगर साइन अल्फा का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो इसका मीनिंग क्या था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था अंडर रूट, यहाँ क्या आ जाएगा साइन अल्फा का वैल्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है तो। हम लोग यहाँ तक ये हम लोग क्या किए, फाइंड कर लिए। चलिए अब देखेंगे कि ये हम लोगों का किसका वैल्यू आया, मैग्नेटिक फील्ड का। अब इसमें देखिए कि कुछ करने लायक है क्या, अगर कुछ करने लायक है तो बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि x का रूट अंडर x है तो इसको लिखने का तरीका, रूट अंडर x के लिखने का तरीका 1/2 लिखते हैं क्या, बोलिए। रूट x है तो इसको लिखते हैं x का पावर 1/2, पावर में बदलना होगा तो ये लिखते हैं। वैसा ही यहाँ रूट में है तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इसको लिखना होगा यही कंसेप्ट का यूज करके। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखना स्टार्ट करूं तो ध्यान से देखेंगे। अगर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो यहाँ म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका पावर कुछ नहीं तो 1 इंटू इधर क्या आ जाएगा आर अपॉन, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और रूट के अंदर है तो 1/2। अब ये भी हम लोग पढ़े हैं, ये भी हम लोग जानते हैं कि ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन रहा। अगर पावर बेस सेम सेम रहा, बेस क्या रहा सेम, तो पावर क्या होता है एड हो जाता है। तो यहाँ लिखते हैं ए का पावर एम प्लस एन, सेम काम यहाँ देखिए बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है तो 1 + 1/2 ऐड करेंगे। 1 + 1/2 जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का, यहाँ पर हम लोगों का आ जाएगा, ऐड करेंगे तो आएगा, ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, म्यू नॉट आई आर अपॉन ये दो देखेंगे 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/3, 2 और 2 2 1 3/2, 3/2 होगा, 1/2 नहीं 3/2। यहाँ से हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड हुआ। क्या फाइंड हुआ, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड हुआ। हम लोग डेरिवेशन किए किसका, किसको डेराइव किए, मैग्नेटिक फील्ड डेराइव किए। किसके लिए, हम लोग एप्लीकेशन फाइंड किए। अब ध्यान से देखेंगे कुछ नहीं करना है, अगर देखते हैं कि मुझे ये जो फॉर्मूला है ये सही है कि गलत है, अगर इसको मुझे चेक करना है, तो पहला जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने फाइंड किया था तो हम लोगों ने क्या देखा था कि म्यू नॉट आई अपॉन आर 2r, और पिछला बार जो फॉर्मूला था हम लोग तो क्या फाइंड किए थे, आपको याद होगा कि यहाँ पर हम लोगों का जो फॉर्मूला था काम क्या करते थे कि म्यू नॉट आई आर अपॉन आर क्यू, जो बायो-सेवर्ट लॉ था, बायो-सेवर्ट लॉ से जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किए थे, अगर वो फॉर्मूला आ जाता है इसका मीनिंग क्या है कि हम लोगों का ये एप्लीकेशन को जो डिराइव करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया वो सही है, नहीं आता है तो गलत है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर काम क्या करते हैं हम लोग, इसको चेक करने के लिए जो ए का वैल्यू है, जो यहाँ देखेंगे ए का जो वैल्यू है हम लोगों का, जो ए का वैल्यू है यहाँ, ए का मीनिंग क्या है, ये वाला जो वैल्यू है ये बिल्कुल ही शॉर्ट कर दें, बिल्कुल आप समझिए कि यहाँ सेंटर के पास में ही है। जो हम लोगों का सर्कुलर लूप बन रहा है, यहाँ पे सर्कुलर लूप का सेंटर आप समझिए कि यहाँ पॉइंट पी है, बिल्कुल इसके क्या आ जाए, नजदीक में आ जाए। अगर नजदीक में आ जाएगा, पी पॉइंट उठकर यहाँ सी के पास आ जाएगा, तो इसका मीनिंग क्या है, जो डीएल भी होगा, डीएल भी तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा, यानी कि ए का वैल्यू है 0 हो जाए। अब क्या माने, 0 एग्जैक्ट होगा नहीं, माइंड में सेट कर लेंगे, 0 एग्जैक्ट होगा नहीं, बट हमको एज्यूम करना है कि बिल्कुल 0 के बराबर हो जाए लगभग। अगर 0 के बराबर करते हैं तो देखिए क्या आएगा,
अब मैं देखता हूँ कि ऐड करता हूँ इफ इफ ए इज इक्वल्स टू अप्रॉक्स 0, इफ ए इज इक्वल्स टू क्या मान लें, ए इज इक्वल्स टू 0। मान लीजिए कि ए क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया, तब हम लोगों का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर अपॉन, यहाँ पर क्या था 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मीनिंग क्या है, 0 का स्क्वायर, और इसका था 3/2। अब देखिए यही तो था हम लोगों का। अब एक काम करते हैं, यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा निकलेगा तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर अपॉन, आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें डायरेक्शन मैं दे रहा हूँ और कहीं डायरेक्शन नहीं दे रहा हूँ। आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए। दे सकते हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं। नहीं भी देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ 2 इंटू आर स्क्वायर, यहाँ 0 में ऐड करेंगे तो यही रहेगा क्या, और यहाँ क्या आ गया 3/2। अब देखिए यहाँ से हम लोगों का जो मैग्नेटिक फील्ड आया, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर अपॉन, यहाँ क्या आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 2r³ आया क्या, 2r³ मेरा आ गया। अब यहाँ से देखिए कि ये हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड हो गया। क्या आ गया हम लोगों का, मैग्नेटिक फील्ड ये हम लोगों का फाइंड हो गया। अब एक काम करते हैं, अगर यहाँ ये जो लूप है नंबर ऑफ टर्न्स क्या माने, एन मान लेते हैं कि उसका नंबर ऑफ टर्न्स है एन है, तो इसका मीनिंग है यहाँ पर अगर नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर देखेंगे, ये जो है हम लोगों का, ये जो है नंबर लूप का जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये एन हो जाए, तो अगर एन हो जाता है तो इसका मीनिंग क्या है, फॉर्मूला जो निकलेगा, अब देखिए यहीं लिखना है, नंबर ऑफ इफ लूप इफ लूप कंटेन्स n टर्न्स, कंटेन ही कीजिए, कंटेन n टर्न्स, कंटेन n टर्न्स, तब क्या होगा हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड, तब हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड जो है, तब हम लोगों का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा n इंटू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2r², 2r² नहीं r³। अब देखिए ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से r आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, r से r कैंसिल आउट करेंगे तो आपका क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ से देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई या एन आई अपॉन 2r², ये हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये हम लोगों का आ गया बायो-सेवर्ट लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन का डेरिवेशन, कैसे हम लोग डिराइव करते हैं, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, ये हम लोगों का आ गया। मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ी सी वीडियो बड़ी हुई होगी, बट क्या करूँ, ये जो है फिजिक्स में इस चैप्टर में थोड़ा सा डेरिवेशन ज़्यादा है और अच्छे अच्छे डेरिवेशन है, तो आप थोड़ा सा माइंड में रखेंगे, थोड़ा सा एक बार दो बार वीडियो देखेंगे, घर पर आप इसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, आप डिराइव करने का, लिखने का, फाइंड करने का अगर ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आपको भी समझ में आ जाएगी। तो ये था हम लोगों का, ये हम लोगों का था कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर सर्कुलर लूप एट एक्सियल पॉइंट फ्रॉम सेंटर। तो ये काम आप कर लेंगे, आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, तो आप माइंड में रखेंगे कैसे फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है ये, तो इस तरह से आप बिल्कुल ही फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग एक चीज़ और हम लोग देखेंगे कि सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र में क्या क्या ऐसा सिमिलैरिटीज है, समानताएं हैं, और क्या क्या ऐसा चीज़ें हैं जो असमान है, जिसके बीच में असमानताएं हैं, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। एक बार माइंड में देख लेंगे कि इसको क्या होता है, देख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, अब हेडिंग हम लोग देंगे क्या, हेडिंग हम लोग देंगे
similarities and similarities and dissimilarities between electric field electric electric field and magnetic field। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र और क्या काम करेंगे हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र के बीच समानताएं एवं असमानताएं। अब देखेंगे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र के बीच में क्या हम लोगों का सिमिलैरिटीज है। अच्छा देखिए कि बायो सावर्ट लॉ हम लोगों का कंप्लीट हो गया। बायो सावर्ट लॉ क्या होता है वो हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर बायो सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन क्या होता है, उपयोग क्या होता है, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र के बीच समानताएं और असमानताएं क्या क्या होती है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें हम लोगों का जो पहले देखेंगे सिमिलरिटी क्या है, समानताएं क्या है। तो सिमिलरिटीज देखेंगे, तो सिमिलरिटीज आपको दिखाने के लिए मैं काम क्या करूंगा, मैं जो सिमिलरिटी आपको दिखाऊंगा तो देखिए यहाँ सिमिलरिटी के लिए क्या करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, सिमिलरिटीज। अब इसका किसका किसका, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो हम लोगों का सिमिलरिटीज है। तो सिमिलरिटीज क्या क्या है आप ध्यान से पॉइंट वाइज करके लिखते जाएंगे। ये दोनों के दोनों ही स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड करते हैं उसमें भी अपॉन में आर स्क्वायर होता है, और फिर हम लोग ये फाइंड करते हैं, विद्युतीय क्षेत्र भी फाइंड करते हैं तो उसके भी अपॉन में नीचे में आर स्क्वायर होता है, यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। और दोनों ही दोनों वैक्यूम ऑपरेटेड होता है, यानी कि वैक्यूम में निर्वात में अप्लाई हो सकता है, होता है बिल्कुल, दोनों ही निर्वात में अप्लाई होता है। उसके बाद दोनों का दोनों ही मीडियम डिपेंडेंट होता है, दोनों के दोनों ही क्या होता है, मीडियम, किसी भी माध्यम पर भी डिपेंड करता है। दोनों के बीच एट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स का, एट्रैक्टिव फोर्स एट्रैक्ट करने के, कोई भी जो सब्सटेंस है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने का या उसको रिपेल करने का प्रॉपर्टीज होता है। दोनों ही नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है, दोनों के बीच में कोई कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं लगता है, दोनों ही नॉन कॉन्टेक्ट होता है। दोनों के दोनों ही क्या होता है, दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है हम लोगों का, दोनों के दोनों का जो फील्ड होता है वो नॉन कॉन्टेक्ट होता है, उसमें कॉन्टेक्ट किसी प्रकार का नहीं होती है, और दोनों के दोनों ही लॉन्ग रेंज के लिए होती है। तो यही सिमिलरिटीज है, लिख लीजिए कि बोथ फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट जो मैं लिखूंगा, फर्स्ट पॉइंट मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, फर्स्ट पॉइंट मैं लिखता हूँ कि क्या लिखूंगा यहाँ, बोथ, पहला जो है बोथ, ऐसे लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर, या बोथ फॉलोज फील्ड, बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। लिखेंगे कि दोनों ही व्युत्क्रम, दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग नियम को पालन करता है, वर्ग नियम का पालन करता है। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों के दोनों ही व्युत्क्रम 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 वर्ग नियम का, नियम को फॉलो करता है, पालन करता है।
अब सेकेंड जो होगा बोथ, क्या करूँगा, बोथ जो है बोथ फॉलोज या बोथ आर, ऐसे करते हैं, बोथ आर वैक्यूम ऑपरेटेड, बोथ आर वैक्यूम ऑपरेटेड, दोनों के दोनों ही क्या होता है, वैक्यूम ऑपरेटेड होता है, दोनों क्या होता है, वैक्यूम ऑपरेटेड होता है, दोनों के दोनों हम लोगों का वैक्यूम ऑपरेटेड होता है, और दोनों ही हम लोगों का मीडियम डिपेंडेंट होता है। लिखेंगे बोथ आर मीडियम डिपेंडेंट। अच्छा, यहाँ दोनों के दोनों ही निर्वात में लगता है, दोनों जो फील्ड होता है निर्वात के लिए होता है, और दोनों के दोनों होता है मीडियम डिपेंडेंट होता है, माध्यम पर निर्भर करता है, दोनों माध्यम पर निर्भर करता है। और फोर्थ नंबर की अगर मैं बातें करूं तो बोथ आर लॉन्ग रेंज या बोथ अप्लाइड, बोथ आर फॉर लॉन्ग रेंज। ये दोनों के दोनों क्या होता है, लॉन्ग, दोनों के दोनों जो है लंबे डिस्टेंस के लिए, लंबे दूरी के लिए, अधिक दूरी के लिए होती है, तो ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों का एक लास्ट लिख लेंगे, फिफ्थ नंबर जो है बोथ आर नॉन कॉन्टेक्ट, दोनों के दोनों ही असंपर्क होती है। तो ये हम लोगों का डिसिमिलरिटी थी, सॉरी सिमिलरिटी है। ये जो 5 सिमिलरिटी है, ये देखिए बोला जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र में समानताएं और असमानताएं को लिखें। तो ये हम लोगों का था सिमिलरिटी और नॉन सिमिलरिटी का केस, जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र के बीच में क्या क्या समानताएं हैं, तो ये हम लोग बिल्कुल ही पढ़ लिए। आइए अब देखते हैं हम लोगों को काम क्या करना है। इसका सिमिलरिटीज हो गया, अब डिसिमिलरिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि डिसिमिलरिटीज में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, डिसिमिलरिटीज में क्या क्या है इसको देख लेते हैं। अब चलिए, डिसिमिलरिटीज में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि डिसिमिलर दोनों में क्या क्या असमानताएं हैं, इसकी असमानताएं क्या क्या है हम लोगों का, असमानताएं, असमानताएं देखते हैं। तो असमानताएं है हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड is stronger than magnetic field। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग होता है। इसका मीनिंग है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बट मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या होता है, वीक होता है। ये क्या होता है हम लोगों का, वीक होता है। चलिए अब देखिए सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बातें करूं, अगर सेकेंड पॉइंट की मैं बातें करूं, अगर सेकेंड पॉइंट की मैं बातें करूं तो सेकेंड पॉइंट में आप देखेंगे कि सेकेंड पॉइंट हम लोगों का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, क्या लिखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो डायरेक्शन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज आवेश जो होता है, आप देखेंगे कि इसका जो दिशा होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम लोगों का चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी मैं विद्युतीय क्षेत्र का जो
दिशा होता है, ये हम लोगों का जो दो चार्ज के बीच लाइन जो ज्वाइन किया जाता है उसके दिशा में होता है। तो ये हम लोगों का हो गया। लेकिन लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँ कि अगर मैं देखूँ कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या लिखूँगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इज परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू आर। आर के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इसका जो डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ये किसके, आर के बिल्कुल ही परपेंडिकुलर होता है। अब इसके बाद देखेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट मुझे देखना है, तो थर्ड पॉइंट में आपको मैं बता दूं कि ये थीटा पर डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है थीटा पर डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये थीटा इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? थीटा इंडिपेंडेंट। ये थीटा पर डिपेंड नहीं करता है। बट मैग्नेटिक फील्ड का मैं बातें करूं, ये जो थीटा पर डिपेंड करता है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू इधर उधर करने पर उस पर वैल्यू भी चेंज होता है, यानी कि साइन थीटा, ब्रैकेट में लिखना होगा तो लिख लेंगे थीटा डिपेंडेंट। आपको पता होगा कि जैसे हम लोग बायो सेवर्ट लॉ यहाँ पर निकालते थे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, यहाँ डी है, तो जैसे जैसे हम थीटा यहाँ पर करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, 180 कर देंगे, ऐसे देखेंगे बिल्कुल 90 डिग्री, 90 डिग्री, या बिल्कुल अगर ऐसे डायरेक्शन में रहेगा, यहाँ पर बिल्कुल अगर डायरेक्शन आ जाता है, इसको हटाकर यहाँ पर मैं ला दूँ तो थीटा क्या आएगा? थीटा 0 डिग्री कर देता हूँ। अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री कर दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। बट यही चीज़ 90 डिग्री कर दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो हम लोगों का आता था फॉर्मूला वो हो जाएगा। बट यहाँ पे फिर देखेंगे अगर यही चीज़ इसको घुमाकर बिल्कुल ऐसे 180 डिग्री कर देंगे तो 180 डिग्री और 0 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। यहाँ लिखना होगा तो लिख लेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ साइड में लिख भी सकते हैं, लिख भी लेंगे। क्या लिख लेंगे? लिख लेंगे हम लोग यहाँ साइड में लिख लेंगे, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री देन मैग्नेटिक फील्ड बीटा का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत? इसको माइंड में रखेंगे। इसके बाद मैं बोलूं कि इसके आगे की बातें अगर मैं करता हूं, डिसिमिलरिटी का ही मैं बातें करता हूं, तो आगे मुझे ये देखिएगा, आगे मुझे अब लास्ट है कि अगर मैं बातें करूं इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्थ नंबर का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं बातें करूं तो देखेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बातें करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैनॉट पास थ्रू कैनॉट पास थ्रू हॉलो कंडक्टर। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है विद्युत क्षेत्र जो होता है, खोखला जो हम लोगों का खोखला सुचालक होता है उससे पास नहीं कर सकता है। बट मैग्नेटिक फील्ड आपको अभी मैं बताता हूँ कि कैसे पास करता है और कैसे पास नहीं करता है। अब देखेंगे कि यहाँ पर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड कैन पास थ्रू हॉलो कंडक्टर। हॉलो कंडक्टर हो या नहीं हो पास कर जाएगा।